हेलो नमस्कार जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जो NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे में जो प्रैक्टिस पेपर आया था 29 अक्टूबर को कक्षा 10वीं का। तो इसमें हम इस वीडियो में विज्ञान करेंगे। विज्ञान में जो प्रश्न उत्तर आए थे उनको मैं आपको समझाऊंगा, उनके उत्तर सहित उनकी व्याख्या करवाऊंगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप साइंस और मैथ की तैयारी अच्छी तरह से करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए साइंस करते हैं। तो इसमें 35 क्वेश्चन मैथ के आए थे और 35 क्वेश्चन ही साइंस के हैं। तो पहले मैं साइंस कराऊंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए 36 क्वेश्चन है। एक खिलाड़ी एक वृत्ताकार पथ के 4 चक्कर लगाता है। ठीक है, वृत्ताकार पथ होता है, वृत्त यानी वृत्त का एक पथ, गोल पथ है, गोल एक रास्ता है। ठीक है, तो उसके 4 चक्कर लगाता है और इस वृत्त की त्रिज्या है 14 मीटर। तो खिलाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें वृत्त की परिधि का सूत्र पता होना चाहिए। तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है 2πr होता है। ठीक है, गणित में आपने किया होगा 2πr। तो 2 और पाई का मान होता है 22/7। तो 2 गुणा 22/7 करेंगे, गुणा r का मतलब 14 है। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 14 करेंगे जब, तो फिर उसको हमने यानी वो एक चक्कर में दूरी आएगी, जितनी भी आएगी इसको सॉल्व करके, तो उसको फिर हमने 4 से गुणा करना है क्योंकि 4 चक्कर लगाता है वो। तो जब हम इन सबको गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 352 मीटर। ठीक है, 352 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। फिर 30 क्वेश्चन है 37। सीमा को विज्ञान का प्रैक्टिकल परीक्षा में एक विषमांगी अस्थायी मिश्रण मिला है। तो विषमांगी मिश्रण हो और अस्थायी मिश्रण हो। अस्थायी मिश्रण का मतलब जो कुछ समय के लिए घुल जाए लेकिन फिर वो अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो फिर वो अलग अलग हो जाता है। जैसे हम पानी में रेत को घोल देते हैं तो कुछ समय के बाद रेत नीचे बैठ जाता है, तो वो विषमांगी और अस्थायी मिश्रण होता है। तो वो होता है निलंबन, उसे हम निलंबन कहते हैं। जिस विलयन में जो विलायक है, विलायक में विलेय के कण अलग दिखाई दे हमें। ठीक है, फिर उसके बाद है 38। विज्ञान प्रयोगशाला में सोहन ने पादप के तने का शीर्ष भाग की स्लाइड देखी। तो जो तने का शीर्ष भाग का मतलब है जो पत्तों के आगे जो जहाँ से नए नए पत्ते या नए फूल खिलते हैं ना, तो वो होता है शीर्ष भाग। तो इसमें पतली कोशिका भित्ति वाली कोशिकाएं हैं। तो यह किस ऊतक की स्लाइड हो सकती है, यानी यहाँ पे कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो शीर्ष भाग में, तो शीर्ष से ही आपको याद रखना है, शीर्षस्थ विभाज्योतक पाया जाता है। इसमें शीर्षस्थ का मतलब जो शीर्ष भाग में पाया जाता है पेड़ पौधों के, और विभाज्योतक का मतलब जहाँ पे नई नई कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है। फिर है 39। त्वचा किस प्रकार के ऊतक से बनी होती है। तो त्वचा जो होती है आपने याद रखना है स्तरित शल्की एपिथेलियम ऊतक से बनी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास 40वां क्वेश्चन है। राहुल को चलती हुई गाड़ी की गतिज ऊर्जा प्रकलित करनी है, यानी गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो गतिज ऊर्जा क्या सूत्र होता है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv की शक्ति 2, 1/2 mv की शक्ति 2। और गतिज ऊर्जा का तो ये होता है, स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए, लेकिन इसका आंसर ये है। ठीक है, फिर है खरपतवार की निराई क्यों करते हैं। खरपतवार होता है जो फसलों में अनावश्यक घास उगाता है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है, उसे खरपतवार कहते हैं। और उसको निकालने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। तो निराई इसलिए करते हैं हम क्योंकि एक तो वो पोषक
तत्वों को खराब करता है। जो भी हम फसल में खाद डालते हैं ना, तो वो खरपतवार उसका प्रयोग कर लेता है। और फसलों के साथ साथ आवास में भी प्रतिस्पर्धा करता है, फसलों को नुकसान पहुंचाता है, और सूर्य का प्रकाश भी वो ले लेता है। तो इसलिए ये चारों उपरोक्त सभी यानी तीनों ऑप्शन आएंगे। तो आंसर इसका चौथा रहेगा डी। फिर है 42वां क्वेश्चन। एक पदार्थ है एक्स, तो वो अम्ल के साथ भी क्रिया करता है और क्षार के साथ भी क्रिया करता है, और लवण, नमक और पानी बनाता है। तो वो कैसा ऑक्साइड है? तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाएं, तो वो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जिनमें अम्ल के गुण भी होते हैं, क्षार के गुण भी होते हैं। ठीक है। तो उसके बाद है आपके पास प्रकाश संश्लेषण दौरान पादप कोशिका का कौन सा अंग सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है? तो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण जो है पेड़ पौधों की कोशिकाओं में जो प्लास्टिड होते हैं वो करते हैं सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, और तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए यदि नहीं किया, और घंटी के बटन को भी दबाइए ताकि नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस खाद्य श्रृंखला में शेर किस पोषी स्तर में आता है? तो पोषी स्तर होते हैं, सबसे पहला पोषी स्तर होता है उत्पादक। उत्पादक में पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, ये पेड़ जो है वो उत्पादक आते हैं क्योंकि ये भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं शाकाहारी। तो शाकाहारी जो होते हैं प्रथम उपभोक्ता होते हैं, प्रथम यानी द्वितीय पोषी स्तर में आते हैं ये। ठीक है, और तीसरे पोषी स्तर में आते हैं मांसाहारी, जो शाकाहारियों को खाते हैं। तो अब लोयन जो है तीसरे पोषी स्तर में आएगा, और ये इनका पोषी स्तर जो होता है द्वितीय उपभोक्ता में आएगा। ठीक है, तो उपभोक्ता ये सी इसका आंसर आ जाएगा। और डी जो होते हैं अपमार्जक होते हैं। अपमार्जक वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो पेड़ पौधे, जीव जंतुओं या गली सड़ी मरी सभी चीज़ों को मिट्टी बना देते हैं, उन्हें अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मांसाहारी जो होते हैं सी वाले पोषी स्तर में आएंगे, जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। फिर है गुणसूत्रों में उपस्थित जीन किस प्रकार के लक्षणों को व्यक्त करते हैं? तो ये प्रोटीन संश्लेषण करके लक्षणों को आगे ले जाते हैं प्रोटीन के रूप में। फिर है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश 7 रंगों में विक्षेपित होता है। तो कौन सा रंग सबसे ज़्यादा कम विक्षेपित होता है? यानी कम से कम विक्षेपित का मतलब जो कम मुड़े। तो सबसे कम जो होता है लाल रंग मुड़ता है, इसलिए लाल रंग हमें दूर से दिखाई दे देता है। और सबसे अधिक विक्षेपित कौन सा रंग होता है? बैंगनी होता है। ठीक है, बैंगनी रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है और लाल रंग सबसे कम होता है, तो इसका आंसर लाल आ जाएगा। फिर 47 है, निम्न में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लक्षण कौन से हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लक्षण जो होते हैं ये उत्तर से दक्षिण दिशा में जाते हैं, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ भी जाते हैं, बंद वक्र भी बनाते हैं, और एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद या काटते भी नहीं। तो ये तीनों इसके हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। फिर उसके बाद है आपके पास, तो ये बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो आगे है एक अच्छे ईंधन का कैलोरी मान उच्च होता है। ये आसानी से भी मिल जाता है, इसका भंडारण भी अच्छा होता है, परिवहन में आसान है, सस्ता है। तो भोजन बनाने में सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है? तो इसमें सीएनजी जो है ये सबसे अच्छा ईंधन है। इनमें से अगर एलपीजी होता तो एलपीजी आपने लगाना, या सीएनजी, दोनों अच्छे ईंधन माने जाते हैं। फिर है श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों है?
तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। फिर है जनन प्रक्रिया की मूल घटना कौन सी है? तो जनन प्रक्रिया में डीएनए की प्रतिकृति बनना, यानी जब भी जनन होगा तो नए जीव का डीएनए जरूर बदलेगा, जरूर हमारे पास डीएनए की प्रतिकृति बनती है, तो बी इसका आंसर आएगा। फिर है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं या एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इंग्लिश में होता है, त्वरण हिंदी में होता है। फिर है एक गाड़ी का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है और ये विराम अवस्था में खड़ी है, तो इसका संवेग कितना होगा? अब संवेग जो होता है वो होता है वेग गुणा द्रव्यमान। अब इसका वेग तो 0 है क्योंकि ये विराम में खड़ी है, तो जब 0 को हम 100 से गुणा करेंगे, द्रव्यमान से गुणा करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, तो इसका संवेग जो है वो 0 होगा। ठीक है। फिर है 53वां क्वेश्चन, एक बच्चे के पास 30 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण है, उसे कितनी दूरी पर सूर्य का बिंदु साइज प्रतिबिंब मिलेगा? तो जो सूर्य का प्रतिबिंब होता है, क्योंकि सूर्य अनंत पे होता है, तो जब उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण के सामने जब सूर्य आता है तो उसका प्रतिबिंब हमें दर्पण के मुख्य फोकस पे मिलता है, और मुख्य फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या से आधी दूरी पे होता है। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ 30 मीटर है, तो 30 मीटर की आध जो होगी 15 मीटर, तो 15 मीटर पे उसका मुख्य फोकस होगा जहाँ पर सूर्य का बिंदु साइज प्रतिबिंब हमें मिलेगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर अगला, दंत चिकित्सक दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? तो दांतों के चिकित्सक जो होते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास एक डॉक्टर जो है नेत्र दोष वाले व्यक्ति के लिए -2.5 डी का लेंस लगाता है चश्मे में। ठीक है। किसी की नज़र कमज़ोर है तो डॉक्टर ने बोला उसको भाई -2.5 नंबर का आपको चश्मा लगेगा, तो -2.5 डी का मतलब होता है डायप्टर, यानी लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायप्टर। तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो किसी भी लेंस की अगर फोकस दूरी माइनस है, अगर इसकी पावर माइनस है तो सबसे पहले आपको ये यहीं से पता होना चाहिए कि माइनस जो होती है फोकस दूरी अवतल लेंस की होती है और प्लस जो होती है उत्तल लेंस की होती है। तो माइनस से ही हमें पता लगा कि लेंस तो भाई अवतल है। ठीक है। तो पहले 2 ए और बी में से आंसर आएगा। फिर 2.5 जो है डी, तो जो 2.5 होगा उसको हमने उससे 100 को भाग देना है। ठीक है। तो जब हम 100 से 100 को 2.5 से भाग देते हैं तो 40 आता है। ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अवतल लेंस और -40 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है। तो जब 100 को 2.5 से भाग देंगे तो 40 आएगा, और माइनस के कारण ये अवतल लेंस है, अगर ये प्लस होता तो उत्तल लेंस होता। फिर है 56 क्वेश्चन, एक समान अनुप्रस्थ काट के एक बेलनाकार चालक का प्रतिरोध 18 ओम है, इसे 3 बराबर भागों में काटा जाता है। यदि 3 भागों को समांतर में जोड़ा जाता है तो संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध होगा। तो एक बेलनाकार चालक है, उसको 18 ओम उसका प्रतिरोध है, तो जब हम उसकी को 3 बराबर भागों में बांट देंगे तो उसका प्रतिरोध उतना ही कम हो जाएगा, यानी 6-6 ओम हो जाएगा तीनों भागों का। तो जब 6-6 ओम को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनका कुल प्रतिरोध होता है 1/6 जमा 1/6 जमा 1/6। तो जब हम उनको एलसीएम लेके
हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बाद में 2 ओम आ जाएगा। तो 2 ओम इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? 2 ओम। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 57वां। एक वस्तु एक समान गति से घूम रही है तो पहले सेकंड में वो 50 मीटर दूरी तय करती है, तो 5वें सेकंड के अंत में वो कितनी दूरी तय करेगी? तो हमें पता है कि वो एक समान चाल से चल रही है, यानी हर मिनट में वो समान दूरी तय करती है। तो वो अगर 1 सेकंड में 50 चलती है तो अगले में भी 50 चलेगी, अगले में भी, यानी 5 में वो 250 मीटर चलेगी। ठीक है, 5 सेकंड में वो 250 मीटर जाएगी, तो 250 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास, ठीक है, तो उसके बाद है 58वां क्वेश्चन 58। निम्नलिखित में किस स्थिति में वस्तु में गतिज ऊर्जा है? तो गतिज ऊर्जा जो होती है वस्तु में गति के कारण होती है। ठीक है, और स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। तो जिस वस्तु में भी गति होगी, यानी जब कोई वस्तु चलती है, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है, तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो इसमें देखो, एक संपीड़ित संप्रेरक, तो स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं तो उसमें एक ऊर्जा होती है, तो वो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। और चलती हुई क्रिकेट की गेंद, तो क्योंकि गेंद चल रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, तो बी ऑप्शन में गतिज ऊर्जा है। ठीक है। लेकिन जो धनुष की तनी हुई डोरी, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। और 10 मीटर ऊंचाई पर रखे पानी, जब ऊंचाई पर पानी होता है तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। लेकिन जब पानी चल रहा होता है, ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। लेकिन यहाँ चलती हुई गेंद जो आपका आंसर आएगा, क्रिकेट की गेंद जो चल रही है उसमें गतिज ऊर्जा है। फिर उसके बाद है आपके पास जो 59 क्वेश्चन है, ये पूरी तरह से सही नहीं है, इसमें हमें क्वेश्चन सही नहीं दिया गया, इसलिए हम कोई भी इसका आंसर नहीं दे सकते। फिर 60वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग का कार्य। इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग होते हैं। ठीक है। तो स्प्लिट रिंग का काम होता है कि आधे चक्कर के बाद, आधे घुमाव के बाद उसमें करंट की दिशा को वो उल्टा देता है। ठीक है। जो विद्युत मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, उसके अंदर रिंग होते हैं, तो वो स्प्लिट होते हैं, आधे आधे रिंग होते हैं वो। तो उन आधे रिंगों का कार्य होता है कि जब जो मोटर होती है उसमें जो अंदर कोयल होती है, ठीक है, तो वो आधे चक्कर के बाद उसमें विद्युत धारा की दिशा बदल देती है, जिससे मोटर लगातार एक ही दिशा में घूमती रहती है। फिर उसके बाद है, जब प्रतिरोध R एक कंडक्टर V के स्रोत से जुड़ा हो, ठीक है, तो कंडक्टर के माध्यम से बहने वाली धारा I हो। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, R/2 का मतलब आधा कर दिया जाए, तो उसमें करंट कितना होगा? तो जब प्रतिरोध आधा होता है तो करंट दुगना हो जाता है। अगर प्रतिरोध दुगना हो तो करंट आधा हो जाता है, तो इसमें 2I हो जाएगा। आंसर आपका A है, 2I। ठीक है। फिर है, आपके नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव आँख के अंदर जब वस्तु आँख के सामने आती है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, ये भी प्रश्न आता है। और रेटिना पे बनता है उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब, तो ये भी आंसर इसका है। फिर उसके बाद है आपका क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन 63वां है। तो इसमें आपके पास 2R और 2R ये चित्र दिखाया गया है नीचे। ठीक है। तो ये आपको चित्र है दिया गया, इसमें आपके पास 2 प्रतिरोध हैं, एक R है, एक 2R है। तो इसमें जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सही ऑप्शन छांटना है। तो इनमें से सही ऑप्शन जो है, हमें पता है जब प्रतिरोध होते हैं ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो उनमें विद्युत धारा एक समान होती है। तो इसमें बी जो ऑप्शन है, दोनों
सुचालकों के माध्यम से धारा जो होती है समान होगी। तो इसका बी आंसर होगा सही। फिर है आपके पास 64वां क्वेश्चन। एक दोहरे उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दोहरा उत्तल लेंस का मतलब होता है उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस, ठीक है, या सिंपल उत्तल लेंस ही आप समझो, जो बीच में से मोटा हो किनारों से पतला हो। तो उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो इस लेंस का उपयोग करके एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। तो वस्तु को हम लेंस पे कहाँ रखेंगे, ठीक है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक तो वास्तविक होना चाहिए, ये भी आपने रखना है, और वास्तविक है तो वो उल्टा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनना चाहिए। तो वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? तो वस्तु को अगर हम 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, ठीक है। अगर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तो तब अभी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा, लेकिन हमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। तो यदि 10 और 20 के बीच में रखेंगे, ठीक है, यानी 20 पर रखेंगे तो वस्तु के बराबर होगा, वो जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो अब जब 10 और 20 के बीच में वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक भी होगा और बड़ा भी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी आएगा। अगर हम 10 से कम दूरी पर रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा तो बनेगा लेकिन वो आभासी प्रतिबिंब हो जाता है, तो इसलिए आपका सी आंसर सही होगा। फिर उसके बाद है एक 10 तार 2 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, 1 मिनट में तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। तो इसमें 10 का हमें नहीं पता क्या है, ये 10 वोल्ट है, 10 एम्पियर है, क्या है, तो इसलिए ये क्वेश्चन सही नहीं है, इसका उत्तर हम नहीं दे सकते। फिर उसके बाद आपके पास 66वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में नेत्र का दोष कौन सा है। अब ये देखिए, इस चित्र में आपके पास जो है नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, यानी हमारे पास जो वस्तु है यहाँ पे रखी हुई है, निकट की वस्तु है ये, और इसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है जाके। अगर यहाँ रेटिना पे बनेगा तभी हमें वस्तु दिखाई देगी, लेकिन जब वो रेटिना से पीछे या आगे बनता है तो वस्तु दिखाई नहीं देती। तो अब इसमें रेटिना के पीछे बन रहा है और निकट की वस्तु है, तो निकट की वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही इस समय। तो जब ऐसा दोष जिसमें हमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती उसे हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष होता है जिसमें हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। फिर उसके बाद है आपके पास 67वां क्वेश्चन। तो ये पीरियोडिक टेबल दिया गया है ये सारा, ठीक है। तो इसमें पीरियोडिक टेबल में क्या कहा गया ये, तो इसमें पीरियोडिक टेबल में एक के है, के पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, Mg बोरोन है, बी एल्युमिनियम है, Al। तो इनमें बताना है कि धात्विक चरित्र का सही क्रम। धात्विक यानी धातुओं का चरित्र, धात्विक सबसे ज़्यादा कौन सी है। तो जब हम यहाँ से इधर से किसी भी ग्रुप में इधर इस दिशा में ऐसे चलते हैं तो धात्विक गुण कम होता जाता है, ठीक है। यानी पहले वर्ग में धातुएं अधिक होती हैं, उससे कम, फिर ऐसे तक कम होता जाता है। तो इसमें के जो है सबसे अधिक धातु है, फिर Mg, फिर Al, फिर B, ठीक है। तो इस तरह से धात्विक गुण जो होता है वो कम होता जाता है। फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 68वां। ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के दौरान तापमान तब तक स्थिर रहता है जब तक कि ठोस पूरी तरह से तरल में परिवर्तित नहीं हो जाता, जबकि अभी भी इसे गर्म कर रहे हैं।
तो ये आपूर्ति की गई ऊर्जा कहाँ जाती है? ठीक है, जब ठोस को द्रव में बदलते हैं तो जो गुप्त ऊष्मा होती है उसके रूप में, संलयन की गुप्त ऊष्मा के रूप में वो संग्रहित होती है। तो इसका आंसर बी आएगा। फिर उसके बाद है एक तत्व है X जिसका परमाणु क्रमांक है 12 और ऑक्सीजन है 8 से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। तो इसका ऑक्साइड सूत्र क्या होगा? तो क्योंकि इसका 12 है परमाणु क्रमांक, तो इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, जिसमें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरी में 10 आएंगे, दूसरी में 8 आएंगे। तो 2 8 10 हो गए, 2 बच गए। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं एक्स तत्व में, और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो जब एक तत्व के पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हो, दूसरे पे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो, तो उनका जो सूत्र होगा XO बनेगा। XO यानी दोनों के एक एक अणु आपस में मिलेंगे, परमाणु आपस में मिलेंगे। फिर 17वां क्वेश्चन है XY। ठीक है, तो 17वां क्वेश्चन में क्या है देखो, इसमें क्या है XY एक साथ क्रिया करके Z गैस बनाते हैं। चूने के पानी को ये दूधिया कर देती है जो Z गैस होती है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं ये जिनमें अभिक्रिया हो रही है? तो यहाँ से तो हमें पता लग गया भाई, चूने के पानी को दूधिया करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो Z तो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहीं से आप देख लो कि Z जो होती है, यानी सबसे लास्ट में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब इसमें जैसे डी पार्ट में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये डी पार्ट ही है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और किसी में भी नहीं है। तो ये ही आपने आंसर लगाना है। सोडियम कार्बोनेट की जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो चूने के पानी को दूधिया कर लेती है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, घंटी के बटन को दबाइए और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद।